बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचिंग लाइसेंस क्या है, आज मैं इस पर बात करूंगा। बिल्कुल मुख्तसर वक्त में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। टीचिंग लाइसेंस के 9 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज टीचिंग लाइसेंस। टीचिंग लाइसेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। इज दिस फॉर गवर्नमेंट जॉब, क्या टीचिंग लाइसेंस हासिल करने के बाद हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है या नहीं, इस पर भी बात होगी। फिर इसका वेयर इज दिस बीइंग अप्लाइड, ये कहाँ अप्लाई होता है। इसकी टाइप्स पर बात करेंगे, प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इसकी जो भी टाइप्स हैं उन पर हम तफसील से बात करेंगे। व्हाट इज सिलेबस, इसका सिलेबस क्या है, क्या प्राइमरी का सिलेबस भी वही है, एलिमेंट्री का भी वही है, सेम सिलेबस है या फिर इनके लिए अलग अलग सिलेबस है। Does general teaching and a specific subject have same syllabus, क्या अगर मैंने मास्टर फिजिक्स में की हुई है या फिर केमिस्ट्री या किसी एक सब्जेक्ट में की हुई है तो मेरे लिए वही सिलेबस होगा जो किसी आम जनरल सब्जेक्ट में किसी ने की हुई है उसके लिए भी वही सिलेबस होगा। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। हाउ लॉन्ग विल दिस रिमेन वैलिड, टीचिंग लाइसेंस कितने अरसे तक वैलिड रह सकता है, इन पर हम बात करेंगे। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, टीचिंग लाइसेंस एलिजिबिलिटी, टीचिंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आपकी काबिलियत, आपकी अहलियत क्या होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर टीचिंग लाइसेंस, के टीचिंग लाइसेंस की तैयारी कैसे की जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, कौन सी किताबें पढ़ें, कहाँ से शुरू करते हैं, क्या करें। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ टीचिंग लाइसेंस। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज टीचिंग लाइसेंस। टीचिंग लाइसेंस क्या है। टीचिंग लाइसेंस असल में गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी सनद है, एक ऐसा सर्टिफिकेट है। जब आपको ये वाला लाइसेंस मिल जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप टीचर बन सकते हैं, आप में टीचर की अहलियत है। ये गवर्नमेंट ने क्यों जारी किया, गवर्नमेंट ने इसलिए जारी किया कि हर एक पढ़ा लिखा नौजवान, हर एक पढ़ा लिखा इंसान टीचर नहीं बन सकता। टीचर वही बन सकता है जो खुद पढ़ने के साथ साथ जिसमें बच्चों को पढ़ाने की अहलियत भी हो, उनको समझाने की भी अहलियत हो, उनकी साइकोलॉजी समझता हो, उनकी नफ्सियात को समझता हो कि वो कैसे समझ सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेट जारी किया है जिसको टीचिंग लाइसेंस कहा जाता है। जिसको ये मिलेगा सिर्फ वही टीचिंग कर सकता है, अदरवाइज जिसको ये नहीं मिलता या जो जिसमें फेल हो जाए वो टीचर नहीं बन सकता। इसकी मिसाल ऐसे है कि ड्राइविंग करने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है। फिर इसी तरह अपनी शनाख्त करवाने के लिए आप CNIT शो करवाते हैं कि मेरा तारफ़ ये है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं ड्राइविंग की। बिल्कुल इसी तरह जब आपके पास ये वाला लाइसेंस आ जाएगा तो आप कहीं भी टीचिंग कर सकते हैं, आप कहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, हो सकता है कि आपके पास टीचिंग लाइसेंस ना हो तो आप कहीं जॉब कर रहे हो किसी प्राइवेट इदारे में, लेकिन आपकी वो इज्जत नहीं होगी, आपकी वो पे नहीं होगी, आपको सैलरी कम मिलेगी इस वजह से कि आपके पास टीचिंग लाइसेंस नहीं है। मे भी आपके पास टीचिंग की स्किल्स मौजूद हों लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट ना हो और इस वजह से आपको सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी, आपकी उस तरह की इज्जत नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ने ये एक सर्टिफिकेट इसलिए जारी किया है कि हर एक इंसान टीचर नहीं बन सकता। पढ़ तो लेते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन टीचिंग के लिए ये क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है कि जिनमें ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें होंगी, वही टीचर बन सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इज दिस फॉर गवर्नमेंट जॉब, क्या ये वाला लाइसेंस लेने के बाद हम गवर्नमेंट जॉब के अहल हो सकते हैं या फिर हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है कि नहीं। टीचिंग लाइसेंस लेने के बाद क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, बिल्कुल नहीं। टीचिंग लाइसेंस असल में एक चाबी है। जब आपको टीचिंग लाइसेंस मिल जाता है, आप में ये अहलियत आ जाती है, आप अहल हो जाते हो, आप कहीं भी टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की जॉब हो या फिर कोई प्राइवेट इदारा हो। मसलन अगर आपके पास गाड़ी है और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। बिल्कुल इसी तरह आपके पास डिग्री सारी मौजूद हैं लेकिन टीचिंग लाइसेंस नहीं है तो आप टीचिंग नहीं कर सकते, आप टीचर नहीं बन सकते। रही बात गवर्नमेंट जॉब की या फिर किसी भी जॉब की,
जब तक आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। जब तक आपके पास टीचिंग लाइसेंस आता, जब आ जाएगा उसके बाद आप टीचिंग के लिए कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और उस जॉब के लिए आपको अलग से कोई टेस्ट देना होगा, उस टेस्ट को पास करना होगा, तब जाके आपको जॉब मिलेगी। इसके बाद है वेयर इज दिस बीइंग अप्लाइड, ये कहाँ अप्लाई हो रहा है। पाकिस्तान में सिंध में तकरीबन ये मुकम्मल तौर पर नाफज हो गया है। इसी तरह बाकी जो सूबे हैं उनमें भी ये आखिरी मराइल में है, उनमें भी तकरीबन ये नाफज हो चुका है। आज़ाद कश्मीर में भी इसकी पॉलिसी तकरीबन तैयार हो चुकी है, ये जल्दी ही नाफज हो जाएगा। इसकी टाइप्स कौन सी हैं? प्राइमरी है ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, क्लास से लेकर क्लास 5 तक जो टीचिंग लाइसेंस होगा वो प्राइमरी टीचिंग लाइसेंस होगा। फिर इसका एलिमेंट्री है क्लास 6 to 8, सेकेंडरी 9th and 10th, हायर सेकेंडरी 11 and 12। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है व्हाट इज सिलेबस ऑफ टीचिंग लाइसेंस। टीचिंग लाइसेंस का सिलेबस क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पेपर 2 हिस्सों में आता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में सब्जेक्ट होता है जो 40% का होता है और दूसरा पेडागोजी एजुकेशन जिसमें 60% का पेपर होता है। आम गलतफहमी पाई जाती है कि सब्जेक्ट 20% और पेडागोजी एजुकेशन 80%, ऐसा नहीं होता बल्कि ये 60 और 40 होता है। अब ये हमने देखना है कि प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी क्या इनका सबका सिलेबस एक ही है या इसमें थोड़ी बहुत कुछ चेंज भी आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी का पार्ट पेपर भी बिल्कुल इसी तरह है, उसके भी 2 पार्ट हैं। पार्ट नंबर जो 1 है सब्जेक्ट्स का वो 40% का होता है। उसमें क्या है? बेसिक फिजिक्स, यानी स्कूल लेवल की जो फिजिक्स है वो आप उसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। फिर केमिस्ट्री है बेसिक लेवल की, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी सिर्फ केमिस्ट्री की बुक लेके बस उसी को पढ़ते रहें, उसमें 10th, 9th, 11th, 12th तक जाएं, बल्कि जो स्कूल लेवल की केमिस्ट्री है उसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। फिर इस तरह बायोलॉजी है, उर्दू है, उर्दू तो बहुत ही आसान होती है, उसको आप 10th तक बल्कि 8th, 7th, 8th तक करेंगे वो भी आपके लिए बहुत है। इंग्लिश आप 8th, 9th तक उसमें ग्रामर प्लस कॉम्प्रिहेंशन इसको अच्छे तरीके से देख लें। जनरल चीज़ें इसमें क्या आती हैं? जनरल नॉलेज प्लस करंट, ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक की बात कर रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स ये बेसिक आती हैं इसमें। ये मैंने बात की है प्राइमरी की, जो प्राइमरी का टेस्ट होता है। प्राइमरी और एलिमेंट्री दोनों का बिल्कुल एक ही जैसा टेस्ट है, उसमें ये चीज़ें आती हैं। फिर इसी तरह जो पेडागोजी एजुकेशन का पार्ट है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी आप अच्छे तरीके से देख लें। इस पर बहुत सारी हमारी वीडियोस भी मौजूद हैं हमारे चैनल पर। फिर इसका क्लासरूम मैनेजमेंट, इसकी भी हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये इसको अच्छे तरीके से आप समझ लें। प्रोफेशनल एथिक्स, ये क्या चीज़ है इनको भी आप देख लें। ये जो 2 पार्ट हैं ये दोनों एलिमेंट्री और प्राइमरी का बिल्कुल सेम ही होता है। आगे हम चलते हैं सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में जो फिजिक्स होगी वो थोड़ी आप सेकेंडरी लेवल तक ले जाएं। ये तमाम चीज़ें सेकेंडरी लेवल तक ले जाएं। उर्दू और इंग्लिश है ये तकरीबन 9th, 10th तक आपकी क्लियर ही हो जाएगी। इसके बाद जो पेडागोजी एजुकेशन है वो पार्ट है भी। इसमें सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का जो टेस्ट है, जो टीचिंग लाइसेंस का टेस्ट होगा, उसमें ये तमाम चीज़ें सेम हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वहाँ मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि डज जनरल टीचिंग एंड अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैव सेम सिलेबस। अगर मैंने मास्टर की हुई है बायोलॉजी में, मास्टर की हुई है मैंने केमिस्ट्री में, या फिर किसी और सब्जेक्ट में, एक बंदा है जिसकी जो मास्टर डिग्री है या फिर जिसका जो अपना सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है, कुछ और है, क्या उसके लिए और मेरे लिए यही चीज़ें होंगी? बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। जब हम बात करते हैं हायर सेकेंडरी की या फिर सेकेंडरी की, तो वहाँ जो साइंस के लोग होंगे, अगर मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो मेरा ये जो सब्जेक्ट्स का पोर्शन है इसमें फिजिक्स के मुतालिक क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, बाकी केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं होंगे। जब मैं अप्लाई करूँगा तो वहाँ फिजिक्स को फिल करूँगा, फिजिक्स का इंतखाब करूँगा तो फिजिक्स के मुतालिक मुझसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो मैं वहाँ जब टीचिंग लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन में के दौरान अपना फॉर्म फिल करूँगा तो केमिस्ट्री का इंतखाब करूँगा तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन मुझसे पूछे जाएंगे, बायोलॉजी के मुझसे नहीं पूछे जाएंगे, फिजिक्स के मुझसे नहीं पूछे जाएंगे।
उर्दू, इंग्लिश और जनरल ये सब्जेक्ट भी होंगे, इनको भी आप अच्छे तरीके से देख लें। ये वाला जो पोर्शन है ये 60% का तमाम टीचिंग लाइसेंस में ये मस्ट होगा, इस पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। अब आगे चलते हैं हायर सेकेंडरी में। हायर सेकेंडरी में भी ऐसे ही है जिस तरह मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, अगर आपका जो अपना सब्जेक्ट होगा, आप उस सब्जेक्ट पर जब अप्लाई करेंगे तो आपको उस सब्जेक्ट के मुतालिक आपके क्वेश्चन आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, हाउ लॉन्ग विल दिस रिमेन वैलिड। ये लाइसेंस कितने अरसे तक वैलिड होता है और कब तक ये, उसके बाद कब इसकी एक्सपायरी जो इसकी है वो कितने अरसे तक होती है, 3 साल, 4 साल या 5 साल। इस टीचिंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो लंबे अरसे तक होती है, ये ख़त्म नहीं होता। हाँ, अगर आप कहीं टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग के दौरान इसको थोड़ी बहुत जो चीज़ें, जदीद चीज़ें, नई चीज़ें आती हैं वो आपको उसका थोड़ी बहुत प्रैक्टिस या पर कुछ शार्ट कोर्सेज करने होते हैं। अदरवाइज ये एक्सपायर नहीं होता, जब तक आप टीचिंग करते हैं ये चलता रहता है, ये कभी भी एक्सपायर नहीं होता अगर आपने किसी अच्छे इदारे, अच्छे इंस्टीट्यूशन से किया हुआ है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है कि टीचिंग लाइसेंस एलिजिबिलिटी, कि आपकी इसकी एहलियत क्या होगी, कि आपके पास कौन सी डिग्रीज होंगी जिनको लेकर आप टीचिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि मैंने मैट्रिक की हुई है, मैट्रिक के बाद मैं चाहूँ तो टीचिंग लाइसेंस ले लूँ, या फिर मैंने FA की हुई है या फिर BA की हुई है, BSc की हुई है, तो क्या मैं टीचिंग लाइसेंस ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। आपके पास प्रोफेशनल डिग्री B.Ed होनी चाहिए, M.Ed होनी चाहिए, या आपके पास 1.5 B.Ed होनी चाहिए, आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड कोई डिग्री होगी, किसी वैलिड यूनिवर्सिटी से होगी, तो आप टीचिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो आप टीचिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इन तमाम चीज़ों की हम तैयारी कैसे करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम टीचिंग लाइसेंस की तैयारी के लिए, टीचिंग लाइसेंस के लिए हम तैयारी कहाँ से करें, कौन से बुक्स पढ़ें। इसके लिए हम दूसरे पार्ट पर जाएंगे। इस बोर्ड को मैं वॉच करता हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेने, मैं बोर्ड के आगे से हट जाता हूँ। इसके बाद जब दूसरी बार मैं आपको बताऊँगा कि तैयारी कैसे की जाएगी और तैयारी कहाँ से करनी होगी, डिटेल वीडियो बताऊँगा, डीप बताऊँगा, इंशाल्लाह आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हमारा क्वेश्चन है वेयर डू वी प्रिपेयर, कि हम तैयारी कहाँ से करें। मार्केट्स में बेशुमार बुक्स अवेलेबल हैं, बेशुमार यूट्यूब चैनल्स हैं, बेशुमार एकेडमीज हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन ये है कि हम किसकी बात माने, किसको सिलेक्ट करें। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सिर्फ MCQs पर डिपेंड नहीं कर सकते। आपको लाजमी थ्योरी भी पढ़नी होती है, थ्योरी भी समझनी होगी, तब जाके आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। हर दूसरा बंदा कम्पिटिटिव एग्जाम की, PSC की, टीचिंग एग्जाम की तैयारी करवा रहा है। बेशुमार फेक चैनल्स भी होते हैं, बेशुमार बुक्स ऐसी होती हैं जिनको रीड करने से आप बेहतर स्कोर नहीं कर सकते, आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। आपने क्या करना है, आपने दूसरों की बात भी सुननी है और उसके साथ साथ अपने ब्रेन को भी यूज करना है कि कौन सही कह रहा है और कौन सही नहीं कह रहा। अगर आप सिर्फ दूसरों पर डिपेंड करेंगे तो आप मिसगाइड हो जाएंगे, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। आप थ्योरी के लिए गवर्नमेंट की बुक्स को यूज़ करें, आप टेक्स्ट बुक्स को यूज़ करें। फ़र्ज़ करते हैं कि आप इस्लामियात की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप FA की बुक्स, BA की बुक्स को रीड करें। आप FA की एक बुक है दस्तूर इस्लामी, जिसमें तमाम गज़वात बहुत अच्छी तरह से लिखे हुए हैं। इसी तरह मक्की ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से लिखी हुई है, और खुलफा राशिदीन का जो दौर है वो भी बहुत अच्छी तरह से उसमें लिखा हुआ है, आप उसको रीड कर सकते हैं। आप BA की बुक्स को रीड कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे B.Ed पार्ट की। B.Ed पार्ट चूँकि टीचिंग एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो B.Ed पार्ट होता है। ये बाज़ पेपर में 60%, 80%, 30 और 50% तक भी होता है। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, B.Ed का पार्ट लाजमी होता है। इसलिए हम चलते हैं कि B.Ed की तैयारी कैसे की जाए, टीचिंग जिसमें एजुकेशन पेडागोजी है, इसकी तैयारी कैसे की जाए। B.Ed पार्ट एजुकेशन पेडागोजी। एक और बात भी आपके माइंड में होनी चाहिए, नो मोटिवेशन ओनली सीरियसनेस।
मोटिवेशन कुछ नहीं होती। अक्सर लोग समझते हैं कि कोई भी बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है, मगर नहीं। क्यों नहीं? कि मोटिवेशन तो आने जाने चीज है। कभी आप किसी की बात सुनकर आप मोटिवेट हो जाते हैं, किसी से मोटिवेशन मिल जाती है और वो कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद वो मोटिवेशन चली जाती है। असल बात क्या है? असल बात है कि आप सीरियस कितने हैं। अगर आप सीरियस हैं तो आप किसी भी बड़े टारगेट को आराम से अचीव कर सकते हैं। और दूसरी बात, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कामयाबी के लिए मेहनत की जरूरत होती है और मेहनत टाइम मांगती है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं आपको 2 दिनों में तैयारी करवा सकता हूं, मैं आपको 1 वीक में तैयारी करवा सकता हूं, मैं आपको 1 मंथ में तैयारी करवा सकता हूं। ये झूठ होता है। अगर आपको कोई इस तरह से कहता है तो वो आपको मिस गाइड करता है। जब भी आप इस तरह की बात सुने तो उसके बाद आप फौरन अपने ब्रेन को भी यूज करेंगे, क्या ये सही कह रहा है या नहीं कह रहा। आगे चलते हैं एजुकेशन पेडागोजी। एजुकेशन पेडागोजी पर हमारा एक यूट्यूब चैनल है ITL के नाम से, इट्स टाइम टू लर्न। इसमें तकरीबन 350 वीडियोस लेक्चर मौजूद हैं और अभी भी इस पर काम जारी है। मजीद वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। इसमें हमने बिल्कुल आसान उर्दू जुबान, बिल्कुल आसान वे में समझाया हुआ है और इसके अलावा अपने जितने भी लेक्चर्स हैं उनको हमने किताब की शक्ल दी हुई है ITL के नाम से, इट्स टाइम टू लर्न, जो हमारे चैनल का नाम है। इसमें सारे लेक्चर्स तो मौजूद नहीं है, बहरहाल हम जितने हमारे नए लेक्चर्स हैं उनको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे और इसका नया एडिशन बहुत जल्द जारी करेंगे। हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसमें 11 प्लेलिस्ट हैं। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, इसकी बहुत सारी वीडियोस हैं। इस तरह ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, रिसर्च मेथड्स हैं, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेजरमेंट एंड असेसमेंट, फिर करिकुलम डेवलपमेंट, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बहुत सारी वीडियोस हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है, पास्ट पेपर्स भी हैं लेकिन इसकी वीडियोस बहुत ही कम है, इसकी चंद एक वीडियोस हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इस पर भी काम करेंगे, पास्ट पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप सिर्फ इसी हमारे चैनल को रीड करें, हमारी बुक्स को रीड करें, आप हमारे चैनल को वॉच करें, बल्कि अगर आप ये वीडियोस देखने के बाद मुतमईन होते हैं कि ये बेहतर चैनल है, ये वीडियोस अच्छी है, इसमें जो कंटेंट है वो बेहतर है, उसके बाद आप इसको रीड कर सकते हैं। आप इसके अलावा और भी जो चीज़ें आपको अच्छी लगी, आपको बेहतर लगे, वहां से आप भी रीड कर सकते हैं। और जो किताब की डिटेल है मैं आपको वीडियो के लास्ट पे दे दूंगा। आगे चलते हैं कि इंग्लिश कहाँ से पढ़नी चाहिए, इंग्लिश का क्या तरीका होगा। मेरी राय के मुताबिक आप क्लास 9 से स्टार्ट करें। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो आप इससे पीछे भी जा सकते हैं। जब आप क्लास 9th और 10th की इंग्लिश ग्रामर अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की इंग्लिश समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। और जब ये 4 किताबें आप समझ जाएंगे, आप पढ़ लेंगे, तो आपका इंग्लिश का 80% पार्ट कवर हो जाएगा। आपने उसके बाद क्या करना है, आपने उसके बाद जाना है BA की इंग्लिश पर। BA की इंग्लिश ग्रामर नहीं, बल्कि BA में जो ड्रामा है, BA में जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, जो ऐसे हैं, उनको समझना है, उनको रीड करना है। इसके बाद है उर्दू। उर्दू के लिए आप क्या करें, उर्दू के लिए आप 7 से स्टार्ट करें, 9th नहीं बल्कि आपने 7 से स्टार्ट करना है। और 7 से लेके 9 तक जो जो ग्रामर है, जो जो चीजें हैं, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। 7th और 8th ये 2 क्लासें हैं, इनकी उर्दू जो गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक्स हैं वो आप मेरे ख्याल में 1 दिन में तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप 9th की उर्दू लें, आप 10th की उर्दू लें, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, ये बहुत अच्छे तरीके से रीड करें, ये आसान भी होता है। यहां तक जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपका जो उर्दू का पार्ट होगा वो तकरीबन 30 to 40% तक क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने BA की उर्दू लेनी है। BA की उर्दू में जो जो चीजें हैं वो आपने रीड करनी है, उनको समझना है, फिर आपने यहाँ इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद आपने मार्केट में टीचिंग एग्जाम की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपने उर्दू की कोई अच्छी सी बुक लेनी है। वो बुक लेने के बाद उसको आपने रीड करना है और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपका उर्दू का पार्ट भी कवर हो जाएगा। फिर आगे आता है इस्लामियात। इस्लामियात के लिए आप FA की बुक्स रीड करें। FA में जो जो इस्लामियात की बुक्स हैं उनको रीड करें। FA आर्ट्स यानी जनरल लाइन जो है, साइंस की बुक आपने जो FSC में जो इस्लामियात की बुक है उसको रीड नहीं करना। इसी तरह BA की बुक्स रीड करनी है। BSc में जो इस्लामियात की बुक है उसको नहीं, बल्कि BA में जो इस्लामियात की बुक्स यूज होती हैं उनको रीड करें। और इसके बाद ये रीड करने के बाद आप मार्केट में जाकर कोई अच्छी सी इस्लामियात की बुक लें, उसको भी रीड करें, आपका इस्लामियात का पार्ट भी बेहतर हो जाएगा। उसके बाद आता है पॉक स्टडी। पॉक स्टडी में क्या है,
आप क्लास 9 से स्टार्ट करें। क्लास 9 से लेके 12 तक जो जो पाक स्टडी की बुक्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से रीड करें, उनको समझने की कोशिश करें। और इसके अलावा क्लास 6 है, 7th है, 8th है, इनमें भी आपको पाक स्टडी से रिलेटेड जो जो कंटेंट मिलता है उसको भी तैयार करें। फिर आपने बीए की बुक लेनी है पाक स्टडी की, उसको अच्छे तरीके से रीड करना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर उसके बाद आप मार्केट से कोई अच्छी सी पीएससी की हेल्पिंग बुक ले लें और उस बुक को जब आप रीड करेंगे, उन जो हेल्पिंग बुक्स होती हैं उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं, जबकि जो गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक्स होती हैं इनमें गलतियां कम होती हैं। ये किताबें रीड करने के बाद आपको अंदाजा हो जाता है कि मेरे लिए कौन सी किताब, कौन सी हेल्पिंग बुक बेहतर है, कौन सी हेल्पिंग बुक बेहतर नहीं है, और आप उन हेल्पिंग बुक्स में से भी गलतियां निकालने की पोजीशन में आ जाते हैं। इसके बाद है कश्मीर स्टडी। कश्मीर स्टडी सिर्फ कश्मीर में होती है, पाकिस्तान के किसी सूबे में कश्मीर स्टडी का पार्ट नहीं होता। और कश्मीर के हर एक सिटी में सईद असद साहब की बुक्स अवेलेबल हैं और इन्हीं की बुक्स को यूज़ किया जाता है। आगे जब आप ये सारा पार्ट, ये सारी चीज़ें तैयार कर लेंगे, उसके बाद आप मार्केट में से फ्रॉम मार्केट एनी वेल नोन बुक्स फॉर पीएससी इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट की कोई अच्छी सी बुक लेके उसको तैयार करेंगे। जब आप इस तरह की कोई बुक तैयार करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरी तैयारी कितनी है। आगे चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से हम बेहतर स्कोर नहीं कर पाते, जिनकी वजह से हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाती। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मिस्टेक्स टू अवॉइड, कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से हम बेहतर स्कोर नहीं कर पाते। नॉन सीरियस मिसगाइड, अगर आप नॉन सीरियस हैं तो आप ये वाला एग्जाम पास ही नहीं कर सकते, और अगर आप मिसगाइड हैं तो आपने खुद सोचना है। अगर आपको कोई मिसगाइड करता है तो फिर भी आपने अपने ब्रेन को यूज करना है। मिसगाइड करने वाले लोग बेशुमार होते हैं। प्रीवियस पेपर ना देखना भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। बाद लोग तो प्रीवियस पेपर को देखते ही नहीं हैं। प्रीवियस पेपर देखने से ये आइडिया हो जाता है कि पेपर किस तरह का आता है, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। लेस प्रैक्टिस, बाज लोग प्रैक्टिस कम करते हैं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है। आपने एक क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर पेपर में 100 एमसीक्यूज है, 100 क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपने 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद है कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी। बाज लोग कोचिंग ले रहे होते हैं और सिर्फ कोचिंग पर डिपेंड करते हैं। जो वहां उनको चीजें बताई जाती हैं, जो डायरेक्शन दी जाती है, जो कंटेंट दिया जाता है, सिर्फ उसी को लर्न करते हैं, उसी को तैयार करते हैं, खुद से स्टडी नहीं करते। और अच्छी तैयारी के लिए जरूरी है कि आप सेल्फ स्टडी भी करें, आप कोचिंग भी लें और कोचिंग के साथ आपकी सेल्फ स्टडी भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप टाइम जाया ना करें यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इन चीजों पे बहुत ही ज्यादा टाइम जाया हो जाता है। आप अगर YouTube यूज करते हैं तो सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही यूज करें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो इस पर एक लाइक बनता है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। इससे हमें फ़ायदा भी होता है और खुशी भी होती है कि किसी ने हमारे काम को लाइक किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।